इसकी टोटल 140 लाइंस हैं और इसमें जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक जो है वो अपनी प्रॉब्लम बताता है। जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक प्रपोज करना चाहता है। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं बाल पार्टी में, एक उनकी बाल पार्टी होती है, वहाँ पे डांस करते हैं मेल फीमेल। उस पार्टी के अंदर बहुत सारे मेल फीमेल मौजूद हैं और वो किसी एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल को प्रपोज करना चाहता है। उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो एक आईने के सामने खड़ा है और वो प्रैक्टिस कर रहा है कि वो किस तरह से उस लेडी को, ब्यूटीफुल लेडी को प्रपोज करेगा। चूंकि वो लेडी बहुत यंग है और साथ साथ वो खूबसूरत भी है, और वो जो हमारा स्पीकर है इस पोएम का, जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक एक एजेड बंदा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो किस तरह से, वो कहाँ से वो हिम्मत लाए, कहाँ से वो इतना कर्ज लेकर आए कि वो उस लेडी को प्रपोज करे और उसे रिजेक्ट भी ना करे। तो वो कहता है कि वो अगर उसे प्रपोज करेगा तो वो लेडी उसे फ़ौरन बताएगी कि जो मैं तुम्हारे साथ हंस के बात करती रही हूँ उसका मतलब ये तो नहीं। ये लाइनें ये शो करती हैं कि हमारा जो यहाँ का स्पीकर है, प्रूफ्रोक जो है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। उसने बहुत सारी लेडीज से रिजेक्शन हासिल की है और अब उसमें हिम्मत नहीं रही कि वो किसी को प्रपोज कर सके। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिख लीजिए। जब टी.एस. इलियट ने इस पोएम को लिखा था तो 22 ईयर ओल्ड था टी.एस. इलियट ओनली 22 ईयर ओल्ड था। ये इसकी फर्स्ट पोएम थी, मतलब ये इमेच्योर वर्क उसका जाना जाता है। इसमें जो स्पीकर है वो हमें खासा बैफल्ड और कंफ्यूज सा लगता है। कुछ ऐसी इलॉजिकल बातें भी इसके अंदर मौजूद हैं। हमारे राइटर को उस वक्त इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने फिर भी अच्छा वर्क लिखा है ये। उसके बाद इसमें पोएम को कहा गया है सॉन्ग, ठीक है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक वो एक मिडल एज्ड, या आप कह लें कि एक ओल्ड मैन है जो सर से गंजा है और वो अपनी यंग लवर को प्रपोज करना चाहता है और पार्टी चल रही है और उससे पहले वो कॉन्टेम्पलेट करता है और वो बड़ा बुज़दिल इंसान है, वो प्रपोज नहीं कर पा रहा। मतलब उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अगर प्रपोज करेगा तो वो उसे रिजेक्ट ना कर दे। 1915 में इसको पब्लिश किया गया था। कहते हैं कि ये प्रूफ्रोक को इसने लिखा था, 1910 में इसको लिखा था। आयशा मुझसे अक्सर पूछती है कि सर पब्लिश और रिटर्न डेट में क्या फ़र्क होता है। ये 1910 में इसको लिखा है और 1915 में इसको पब्लिश कर रहा है, ठीक है, ये नोट कर लें। जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। और इसके अंदर क्या है, इसने 1910 में लिखा, 1915 में इसको पब्लिश किया। अ मैगजीन ऑफ वर्स एट द इंस्टिगेशंस ऑफ एजरा पॉन्ड। एजरा पॉन्ड ने उसको इंस्टिगेट किया। अब देखिए एजरा पॉन्ड जो है ये इसका एज अ फ्रेंड और टीचर काम कर रहा है, फ्रेंड एंड टीचर, ही गाइडेड हिम। उसने उसको बहुत गाइड किया कि भाई ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे अच्छा लिख सकते हो। तो ये उसको अपना उस्ताद भी मानता था। इसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। उसके बाद इसके अंदर इनसिक्योरिटी दिखाई गई है, किसकी, स्पीकर की, कि वो प्रपोज नहीं कर पा रहा लेडी को। लेडी यंग है, वो बूढ़ा है और वो कहता है कि वो मेरे सर गंजेपन को देखेगी और अपने आप को डिग्रेड करता जाता है। क्या कर रहा है, डिग्रेडिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को मुसलसल डिग्रेड करता जाता है और एक मोनोलॉग सा बताता जाता है अपना। Hope you got enough information about this poem and let's start. लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। प्रूफ्रोक एक एजेड बंदा है जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है, और वो एक आईने के सामने खुद को देख रहा है और अपने सर को देखता है। मेरा सर गंजा है, मेरी जो थिन है मेरी लेग्स और मेरी एल्बोज़, और मैं एक एजेड इंसान हूँ, क्या मैं उसे प्रपोज़ करूँगा तो वो मेरी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे प्रपोज़ करूँ और वो मुझे आगे से कहे कि जो मैं तुमसे हंसकर बात करती रही हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसी बात नहीं है। तो कॉमनली नोन एज अ प्रूफ्रोक इज़ द फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश पोएम्स इन अमेरिकन बोर्न ब्रिटिश पोएट टी.एस. इलियट। पहली पोएम है। इलियट बिगिन राइटिंग प्रूफ्रोक इन February 10, 1910 and published 1915 by the instruction of Ezra Pound, a magazine of verse at the instigation of the मैगजीन ऑफ वर्स में इसको पब्लिश किया गया और इंस्टिगेट किया, इसको मोटिवेट किया एजरा पाउंड ने। सो लेट्स बिगन।
लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रोग, लेट्स गो देन यू एंड आई। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है यू और एक यूज हुआ है यू आई। यू का मतलब है कि लेट्स देन बिगिन यू एंड आई जो है ये क्या है, मतलब यू से रीडर है और आई का मतलब वो बंदा जो बोल रहा है, ये रीडर्स हैं। वो रीडर को पूरी बात बता रहा है ना, तो वो रीडर को कहता है कि चलो हम दोनों स्टार्ट करते हैं जर्नी। मैं आपको दास्तान बताऊं कि क्या हुआ मेरे साथ। मैंने जब एक लेडी को प्रपोज कर रहा था, तो मेन इसमें चीज़ यही है, मैं लिख देता हूँ पूरे का इन्स एंड आउट लिख देता हूँ, टू बी और नॉट टू बी। ये किससे लाइन ली गई है? शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, उसके अंदर हैमलेट अपने चचा से बदला लेना चाहता है अपने फादर की मौत का। उसकी मदर के साथ मिलके उसने उसकी फादर को मार डाला। तो इलिजिटिमेट रिलेशन के साथ, सेक्सुअल रिलेशन उसने उसके साथ बिल्डअप किए इसके चचा के साथ, और उसके अपने हस्बैंड को ही मार डाला, गर्टरूड ने मार डाला। तो हैमलेट परेशान है और वो अपनी मदर से और अपने अंकल से बदला लेना चाहता है। उसके फादर ने बताया कि भाई तुम क्वीन को कुछ नहीं कहोगे, गर्टरूड को कुछ नहीं कहोगे, अपनी मदर को हमेशा उसके साथ हम्बल रहोगे, और अपने इस सरपेंट से, अंकल से, जो ये ड्रैगन है जिसने डस लिया मेरी लाइफ को, तुम इससे बदला लोगे। अब ये सारा दिन सोचता रहता है, कॉन्टेम्पलेट करता रहता है, टू बी और नॉट टू बी। तो पूरी ये पोएम है, इसका मतलब जो मैंने थीम निकाला है वो टू बी और नॉट टू बी है। वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि मैं उसे प्रपोज करूँगा, वो मुझे कहेगी तुम्हारी लेग्स जो हैं वो बड़ी थिन हैं, तुम्हारा सर गंजा है, तुम एजेड हो, सफ़ेद बाल हैं, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, करूँगा तो वो आगे से कहेगी मेरा मतलब ये तो नहीं इससे। तो वो पूरी पोएम में इसी पे ही परेशान कहता लेट्स गो देन यू एंड आई, चलो चलते हैं तुम और मैं। When the evening is spread out against the sky, जब कहता है शाम जो है छा जाती है आसमान के ऊपर, like a patient etherize upon a table, जैसे कोई पेशेंट जो है सुन पोजीशन में पड़ा होता है, नम पोजीशन में पड़ा होता है टेबल के ऊपर। Let us go through the certain half deserted street, चलो हम खाली सुनसान गलियों से चलते हैं। The muttering retreats, जहाँ से किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ें आती हैं। सम पीपल आर स्पीकिंग इन द डिजर्टेड हाउसेज, उसको कहते हैं मर्टरिंग रिट्रीट्स। और इन गलियों से, जो सुनसान गलियां हैं, वहाँ से आवाज़ें आती हैं। स्पीकर बोल रहा है, आपको रीडर दोनों को लेकर चल रहा है, ठीक है। और वो कहता है कि हम चलते हैं सुनसान गलियों से, जहाँ पे जैसे कोई सुन पेशेंट पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, और जहाँ पे सुनसान गलियाँ हैं, और वहाँ से हम गुजर रहे हैं, और वहाँ से घरों से आवाज़ें आती हैं, चूँकि वो सारे घर जो हैं वो क्या है, अजीबोगरीब किस्म की सुनसान सी गलियाँ हैं और बड़ी कंफ्यूज कर देने वाली गलियाँ, और वहाँ के लोग जो हैं वो भी बड़ी खस्ता हालत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो खाते हैं, क्या खाते हैं? ऑस्टर शेल को खाते हैं, और उसके जो शेल हैं वो फेंक देते हैं, उसे अंदर से निकाल के। ये ऑस्टर शेल इस तरह के होते हैं, तो इनको खाते हैं। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स, और यहाँ के लोग जो हैं वो बड़ी रेस्टलेस रातें गुजारते हैं, और किस में? चीप होटल्स में रातें गुजारते हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े अपनी नाइट स्पेंड करते हैं किस में? होटल्स के अंदर। वो होटल्स जो हैं वो बड़े कहता चीप से हैं, खस्ता हालत से हैं। एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑस्टर शेल्स, और यहाँ से लोग जो हैं खस्ता हालत डस्ट वाले रेस्टोरेंट से खाने खाते हैं। एंड ऑस्टर शेल, और ऑस्टर शेल को खाते हैं, ये इनको खाते हैं। एंड स्ट्रीट दैट फॉलो लाइक द टीडियस आर्गूमेंट, और यहाँ की जो स्ट्रीट हैं वो भी ऐसे ही एम्बिगुअस हैं, जैसे कोई एम्बिगुअस आर्गूमेंट होते हैं किसी के। एम्बिगुअस गलियाँ, एम्बिगुअस मीन कि ऐसी गलियाँ जिनको समझ ही ना आए किधर का किधर जाना है। ऑफ द इंसीडियस इंटेंट्स, और इनकी कहता है बड़ी इंसीडियस, इनकी अंदरूनी, इनके अंदर ही कोई अपनी इंटेंट्स है ये सारे काम करने की। हम इन गलियों से गुजर रहे हैं। टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, मैं तुम्हें कहता है कि एक बहुत ही ओवरवेलमिंग क्वेश्चन ना बताऊं, कहता है चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करता हूं। क्या? टू लीड यू टू द ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, क्या है? ओ डू नॉट आस्क, मुझसे ना पूछो। व्हाट इज इट, ये क्या है? असल में वो क्या कह रहा है प्रोफ्रोग, कि मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर बताने लगा हूं, या कहता वो ना पूछो तुम। पहले वो कहता है बताता हूँ, बड़ा ही कहता है कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल है। फिर आगे कहता है डू नॉट, मुझसे ना पूछो। व्हाट इज़ इट, डेफिनेटली वही जो उसके लिए तो वो पहाड़ बना हुआ है कि किसी वो फीमेल को प्रपोज करे।
कहता है बड़ा सीरियस, ओवरवेलमिंग क्वेश्चन का मतलब लिख लें सीरियस क्वेश्चन, बड़ा ही सीरियस क्वेश्चन है। कहता है मैं तो कहता हूँ ना पूछो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि पूछने वाला ही नहीं है। कहता है लेट अस गो एंड मेक आर विजिट, चलो मैं तुम्हें सीधा विजिट ही करवा देता हूँ, चलो मैं तुम्हें वहाँ ही ले जाता हूँ जहाँ ये सारे मसले मसाइल आए हैं। लेट्स गो देयर, चलो चलते हैं। क्या होता है जी, नो प्रूफ रोक इन द पार्टी। अब प्रूफ रोक पहले तो वो चल रहा है, पहले तो वो आईने के सामने खड़ा होकर सारी कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है। अब अल्टीमेटली वो पहुंच गया है जहाँ पे पार्टी चल रही है और वहाँ पे बड़ी खूबसूरत जो फीमेल्स हैं वो फीमेल मौजूद हैं और उनमें से किसी एक को वो उनको प्रपोज करना चाहता है। वहाँ पे औरतें जो है, माइकल एंजेलो 16th सेंचुरी का एक पेंटर था, आर्टिस्ट था, उस रेनेसेंस मैन को वो क्या कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं। माइकल एंजेलो एक पेंटर था। ये वही ये वही माइकल एंजेलो है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम में था। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन सी? सर एक पोएम पढ़ी थी, उसके अंदर आई थिंक यही पेंटर उसी का किया हुआ है। डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे पोएम बताएं तो फिर मुझे पता चलेगा। और माइकल एंजेलो बेसिकली एक पेंटर है और इसने बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई हैं और इसकी पेंटिंग को समझना कोई आसान काम नहीं है। ये फीमेल जो हैं वो बड़ी सुपर ऑफिशियल सी बातें कर रही हैं जो जानती कुछ नहीं है, और टी.एस. इलियट इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि ये फीमेल जानती कुछ नहीं और इतने महान और इतने बड़े आर्टिस्ट को डिस्कस तो कर रही हैं जस्ट सुपरफिशियल। तो यहाँ पे लोग भी, वो कहता है ऐसे ही लोगों चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ये वो बता रहा है आपको। इन द रूम द वुमेन्स, ये बार बार रेपिटेशन आएगी, इसको कहते हैं रेपिटेशंस। ये रेपिटेशन पोएम में बार बार आएगी और ये लाइंस जो हैं रिपीट होंगी, ठीक है। और इस लाइन के अंदर जो टेक्निक उसने अपनाई है इसको कहते हैं एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब क्या होता है? इंजेममेंट के मतलब होता है कि आइडिया जो है ऐसे चलता है ऐसे चलता है ऐसे चलता है, ऐसे पता ही नहीं चलता वो कहीं पे जा रहा है, यानी यहाँ एक स्टैंडा से दूसरा से सो ऑन सो फोर्थ आगे चलता जाता है। तो इसमें वो टेक्निक उसने इस्तेमाल की है। टॉकिंग अबाउट द माइकल एंजेलो, वहाँ पे कुछ फीमेल बैठी हुई हैं और उस पार्टी के अंदर वो सुपरफिशियल जो वेमेंस हैं, वो फीमेल्स जो हैं वो डिस्कशन कर रही हैं। और ये जो है एजेड बंदा है और ये प्रपोज करना चाहता है, घर से तैयार होकर आया, टाई नेक टाई और एवरीथिंग इसने वियर किया है, और ये साथ उसको प्रपोज, किसी एक को प्रपोज करना चाहता है कि मैं प्रपोज करूँ और मुझे मतलब मेरी शादी हो जाए। एंड द येलो फॉक्स दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो। अब ये जो अलामत है, ये इमेजरी यूज़ की है उसने इसकी कैट की, और कहता है कि एक ऐसे है कि जैसे येलो फॉक्स जो है वो अपने आप को, अपनी बैक जो है ऐसे रब कर रही है, बैक कमर को। विंडो पेन्स क्या होता है? जो शीशे होते हैं विंडो के, उसके साथ वो क्या कर रही है, अपनी बैक को ऐसे रब कर रही है। ये है मेडिटेशन की अलामत, ये है कंटेम्पलेशन की अलामत, ये सुस्ती की अलामत, ये काहली की अलामत, ये है कि टाइम को ज़ाया करने की अलामत। वो मतलब टाइम को टाल रहा है। द येलो स्मोक्स दैट रब इन द मजल्स ऑन द विंडोज पेन्स। जैसे कि कहता है कोई येलो स्मोक्स जो है, येलो स्मोक मतलब जब फॉग के अंदर कोई मट्टी घट्टा और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं तो आलूदगी बनती है, तो उसे सब वो स्मोक बन जाती है। स्मोक और फॉग में क्या फ़र्क है? फॉग तो होती है ना धुंध, तो जब स्मोक कैसे बनती है? जब ये इसके अंदर कोई मट्टी वगैरह मिल जाए तो अक्सर हमारे इधर स्मोक आती है ना, तो ये इस तरह की पोजीशन है। कहता है येलो स्मोक दैट रब इट्स मजल्स इन द विंडो पेन्स। एक येलो स्मोक जो है वो अपने रगड़ रही है, रब का मतलब होता है रगड़ना, रगड़ रही है, रब कर रही है अपने म्यूजल को। म्यूजल होता है फेस को, विंडो पेन के ऊपर, शीशों के ऊपर। लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, और अपनी टंग के साथ कॉर्नर ऑफ द इवनिंग, कहता है इवनिंग में अपनी टंग से वो लिक्ड कर रही है उन चीज़ों को। एंड लिंगर्ड अपॉन द पूल्स एंड स्टैंड इन द ड्रेन्स, और वो क्या कर रही है, पूल्स के ऊपर क्या कर रही है, लिंगर, यानी वो जो धुंध है। अब ये ऐसे हो सकता है कि धुंध भला किस में चली जाए, लिंगर्ड अप पूल्स के अंदर। कहता है पूल्स के अंदर हम देख रहे हैं कि वो जो फॉग है वो उसके अंदर चली गई है। एंड ड्रेन्स एंड स्टैंड इन द ड्रेन्स, और किसके अंदर खड़ी है ये सारी स्मोक और फॉग? कहता है किसके अंदर खड़ी है, नालों के अंदर। ड्रेन्स का मतलब होता है नालियां। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट,
दैट फॉल्स फ्राम द चिमनीज। और फिर कहता है कि वो अपनी सूट का मतलब होता है ब्लैक, फिर उससे कहता है कि कुछ ब्लैक जो हैं धुआं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल रही हैं। दैट फॉल फ्राम द चिमनी से निकल रही हैं। स्लिप्ड बाय द टेरेस मेड अ सडन लीप। और फिर कहता है स्लिप हो रही है, मतलब वो स्लिप हो रही है किससे, उससे सडन लीप, उस चिमनी से फिर वो क्या कहता है स्लिप होके नीचे को आ रही है। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट। और ऐसे, और सीइंग दैट, और ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे अक्टूबर की कोई नाइट हो। कर्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फेल अस्लीप। और फिर कहता है कि वो हाउस से नीचे आती है और फिर क्या करती है, सो जाती है। मतलब कंपेयरिंग विद द कैट, ये सारे सीन को। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम। और कहता है मेरे पास अभी बड़ा वक्त है। फ्रॉम द येलो स्मोक दैट स्लाइड अलॉन्ग द स्ट्रीट। और ये जो है कहता है जो येलो स्मोक है, ये धुआं जो है जो स्लाइड कर रहा है, नीचे आ रहा है, स्ट्रीट से आ रहा है। रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेंट्स। और ये जो विंडो के पेंट्स हैं इनके ऊपर रगड़ खा रहा है या हो रहा है। देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम। और बहुत ज़्यादा वक्त है मेरे पास, रेपिटेशन है। टू प्रिपेयर फेस टू मीट फेस दैट यू मीट। और मुझे मिलने का, यानी टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, यानी जिन चेहरों से, जिन खूबसूरत चेहरों से मैंने मिलना है उनको मिलने का भी कहता मेरे पास बहुत टाइम है। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट। और यहाँ पे तो टाइम इतना है कि कोई चीज़ बनाई जा सके और किसी का मर्डर किया जाए। मेरे का तो कहता मेरे पास बहुत टाइम है। ये भी इंसान तब करता है जब उसने काम नहीं करना होता। आपको पता है कि जो बंदा शर्मा रहा होता है, शर्मीला होता है, वो हमेशा पीछे बैठा रहता है और वो ये सोचता रहता है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता रहता है और मेडिटेट करता रहता है, कॉन्टेम्पलेट करता रहता है। और हमारा जो यहाँ पे करैक्टर प्रूफ है, ये भी कहता है मेरे पास अभी बड़ा टाइम है, मैं भाई बाद में कर लूँगा। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड द डे ऑफ द हैंड्स, डेज ऑफ हैंड्स। मेरे पास कहता है कि बहुत ज़्यादा वर्क है काम करने के लिए और ये सारे काम करने के लिए, ये प्रपोज करने के लिए। एंड लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट। और कहता है क्वेश्चन जो है प्लेट में रख के उसके सामने, यानी बहुत सारे क्वेश्चन उनके सामने रखने के लिए मेरे पास बड़ा टाइम है। टाइम फॉर यू एंड मी फॉर मी। कहता है मेरे लिए टाइम है, तुम्हारे लिए टाइम है और सब के लिए। एंड टाइम यू फॉर द 100 इन डिसीजंस। और बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए भी मेरे पास वक्त है। एंड फॉर द 100 विजन्स एंड रिवीजन, दोबारा फैसले करने और रिवीजन करने के लिए भी मेरे पास टाइम है। और फ्यूचर में देखने के लिए भी, विजन मतलब फ्यूचर में देखने, रिवीजन दोबारा से इसको रीडिसाइड करने के भी टाइम है। बिफोर द टेकिंग ऑफ द टोस्ट एंड टी। कहता है ये टोस्ट और टी, कहता है बिफोर टेकिंग ऑफ द टोस्ट एंड टी, कहता है मुझे टोस्ट लेना चाहिए और टी जो है पहले चाय पीनी चाहिए। बाज़ औक़ात बंदा इनकॉन्फिडेंट हो ना, कॉन्फिडेंट ना हो तो कभी पानी पीता है, कभी चाय पीता है। शायद मैं पी के ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊं। तो कुछ पोजीशन इसी तरह की हमारे प्रूफ वर्क के साथ है। इन द रूम्स एंड द वुमेन्स कम एंड गो एंड टॉकिंग अबाउट द माइकल एंजेलो। वो दोबारा रिपीट हुई है ये लाइन। कहता है कि वहाँ पे औरतें आ रही हैं, जा रही हैं उस पार्टी के अंदर। ये दूर से देख रहा है कि औरतें जो हैं वो माइकल एंजेलो ग्रेट आर्टिस्ट के बारे में बातें कर रही हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम। और कहता है हाँ बहुत सारा वक्त है। टू वंडर, फिरने के, इधर उधर, कहता है देखने का, फिरने का। डू आई डेयर, क्या मैं ये इतनी जरूरत कर सकता हूँ। एंड डू आई डो, क्या मैं कर सकता हूँ। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, कि मैं कहता है वापस आऊँ, यानी अपने फैसले से वापस जाऊँ। या कहता है कि इन सीढ़ियों से, यानी ऊपर खड़ा है और इसने उस बाल पार्टी के अंदर उतरना है जहाँ पे डांस हो रहा है। वो कहता है क्या मुझे सीढ़ियों से नीचे उतरना चाहिए। अब दूर से ही देख रहा है वो सारे मंजर। कहता है मैं सीढ़ियों से उतर के उनके पास जाऊं या मैं दूर से ही, कहता है कॉन्टेम्पलेट, मैं क्या करूं। एंड व्हाट अ ब्लैक, आगे कहता है विद द बार्ड सपोर्ट इन द मिडल ऑफ द हेयर। कहता है मेरे तो सर, मेरा जो है वो तो गंजा है मिडल से। जैसे मैं नीचे उतरूंगा तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँगा तो ये लड़कियाँ जो है मेरे सेंटर में तो कहता है स्पॉट है, मेरे सेंटर तो गंजा है सर का। सर तो मेरा, कहता है मेरा तो गंजपन है सर के अंदर, तो वो तो देख लेंगी, वो कहेंगी तुम तो एजेड हो, तो मैं क्या करूं। कहता है ही एंडोर्स, यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं। दे विल से दैट हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन। वो कहेंगे तुम्हारे बाल कितने पतले हो रहे हैं। माई मॉर्निंग कॉट्स माई कॉलर्स मॉर्निंग फॉर्मलीज टू द चिन्स। मेरा कहती है माई मॉर्निंग कोट, मेरा कहता है सुबह का कोट। वो वहाँ पे ना कोट पहनती है, सर्दी होती है अक्सर, तो वो ब्रिटिश जो लोग हैं बरतानिया के, वो अक्सर कोट जो है। माई कॉलर माउंटिंग्स, और कॉलर माउंटिंग जो है मेरा फर्मली टू द चिन, वो चिन में बड़ा
फिक्स हुआ है। माई नेक टाई, और मेरी नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट, बड़ी रिच और मॉडेस्ट है, बड़ी अच्छी है, बट असर्टेड बाय अ सिंपल पिन, और एक छोटी सी पिन के साथ कहता है ऐसे मैंने लटकाई हुई है। दे विल से, और वो मुझे कहेंगी, बट हाउ हिज आर्म्स आर लेग्स एंड थिन, और वो मुझे बताएंगी, मुझे कहेंगी